बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अचानक सिनेमा हॉल की तमाम रोशनियां गुल हो गई और महिंदर चौंक कर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो गया। इश्तहारात शुरू हो चुके थे। महिंदर बड़ी दिलचस्पी से इश्तहारात देखने लगा। कुछ देर के बाद असल फिल्म जिंदा लाश शुरू हुई तो वो संभल कर बैठ गया। फिल्म के शुरू में एक खौफनाक मंजर देखने में आया। वो एक कब्रिस्तान का मंजर था। एक खूबसूरत औरत एक कब्र के सिरहाने बैठी थी। कब्रिस्तान का माहौल बहुत भयानक था कि अचानक चारों तरफ से ऐसी खौफनाक आवाजें आने लगी जैसे हजारों बलाएं चीख रही हों, बैन कर रही हों। औरत ने खौफजदा होकर चारों तरफ देखा मगर उसे कोई नजर ना आया। बस आवाजें थी, खौफनाक आवाजें जो उसके कानों के पर्दे फाड़े दे रही थी। यूं महसूस हो रहा था कि जैसे बहुत सी बलाएं खुश होकर तरह तरह की आवाजें मुंह से निकाल रही थी। फिर अचानक खौफनाक आवाजों के दरमियान एक कब्र फटी और उसमें से एक हाथ बाहर निकला। औरत फटी फटी आंखों से उस कब्र में से बाहर आने वाले हाथ को देखती रही और फिर कुछ देर के बाद एक इंसानी ढांचा उस औरत के सामने था जिसकी शक्ल बेहद खौफनाक थी। आंखों की जगह दो गड़े, बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे पांव, सारा जिस्म इस्तेहवानी था। वो औरत जिसे देखकर चीख मारकर बेहोश हो गई। आवाजें कुछ और तेज हो गई थी। कब्रिस्तान का माहौल कुछ और दहशतनाक हो गया था और सिनेमा हॉल में बैठे हुए लोगों ने अपनी चीखों को रोकने के लिए दांतों में उंगलियां दे ली। महिंदर भी थर थर कांप रहा था। फिर उसने देखा वो मुर्दा आहिस्ता आहिस्ता उस औरत की तरफ बढ़ा और कुछ देर के बाद वो उस औरत को बेलिबास करने लगा। महिंदर को अपने जिस्म में सनसनाहट सी महसूस हुई। ढांचे ने औरत के सीने पर अपने नोकीले दांत गाड़ दिए और जब वो उठा तो उसके होंठों पर खून मौजूद था और उस औरत का सीना खून में लथपथ था। औरत ने सिसकारी लेकर आंखें खोल दी मगर उस ढांचे पर नजर पड़ते ही वो खौफ से एक बार फिर बेहोश हो गई। अब वो ढांचा उसके नरहे की तरफ झुक गया और मुंह लगाकर खून पीता रहा और जब वो उठा तो उस औरत का नरहा लहू लुहान हो रहा था। कुछ देर के बाद वो औरत जो गुलाब की तरफ नरमो नाजुक थी अब जर्द पत्तों की तरह मुरझा चुकी थी और किसी मुर्दा छिपकली की तरह जमीन पर पड़ी हुई थी। ढांचे ने उसे एक नजर देखा और फिर उसी कब्र की तरफ बढ़ गया जहां से वो निकला था। अब खौफनाक आवाजें थम चुकी थी और सिनेमा हॉल पुरसुकून हो गया था मगर महिंदर के बदन में अभी तक खून गर्दिश कर रहा था। उसके जज्बात में हिजान बरपा था। तनफ्फुस बेतरतीब था। उसे सख्त प्यास लगी थी, एक अजीब सी प्यास जिसको वो कोई मानी नहीं दे सकता था। उसने कई गिलास पानी के ठंडे पानी के पिए मगर उसकी प्यास खत्म ना हुई। फिल्म खत्म हुई तो वो निढाल निढाल सा अपने घर की तरफ बढ़ गया। अब भी उसकी आंखों में वो खौफनाक मंजिर रक्स कर रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे अभी वो ढांचा कहीं से आ निकलेगा और इसे दबोच लेगा। वो जब अपने घर में दाखिल हुआ तो रात के 10 बज रहे थे। उसकी बीवी शांति ने हैरत से उसको देखा और पूछा, महिंदर, हैरियत तो है ना? महिंदर ने खाली खाली नजरों से अपनी बीवी की जानिब देखा और आहिस्ता से कहा, हाँ हैरियत है। खाना लाऊं? नहीं, आज मुझे भूख नहीं है। महिंदर ने इनकार में सर हिला दिया और शांति ने मुखसिर अच्छा कहकर अपनी ख्वाबगाह की तरफ कदम बढ़ा दिए। महिंदर और शांति हमेशा अलग अलग कमरे में सोया करते थे। महिंदर कुछ देर अपनी जगह खड़ा रहा और फिर वो अपनी बीवी की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया और कुछ देर बाद वो दोनों मुसहरी पर पड़े अपने अपने जज्बात के समुंदर में हचकोले खाने लगे थे। महिंदर को एक बार फिर प्यास लगने लगी, अजीब सी प्यास। उसकी खून की गर्दिश तेज हो गई और वो शांति के सीने की तरफ झुक गया। ये क्या कर रहे हो? शांति ने बड़ी हैरत से कहा, लेकिन वो कुछ जवाब दिए बगैर उसके सीने में अपने होंठ गारने की कोशिश कर रहा था।
ये तुम क्या कर रहे हो? शांति एक बार फिर चीखी और फिर तेजी से उठ खड़ी हुई। महेंद्र ने हसरत से शांति की तरफ देखा। उसके तमाम बदन में सनसनाहट फैली हुई थी। प्यास के मारे उसका हलक खुश्क हो रहा था। वो तेजी से शांति पर झिपट पड़ा और उसे मुसहरी पर गिराकर एक बार फिर अपने दांत सीने में गाड़ने की कोशिश की, मगर इस बार भी उसे नाकामी हुई। शांति तेजी से छलांग मारकर अपनी ख्वाबगाह से निकल भागी और अपनी 10 साला बेटी शीला के कमरे में जाकर अंदर से दरवाजे को लॉक कर लिया। शीला मजे से गहरी नींद सो रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और महेंद्र चिल्लाया, शांति दरवाजा खोलो, भगवान के लिए दरवाजा खोलो। शांति, शांति तुम मुझे सुन रही हो ना? दरवाजा खोलो। उसकी आवाज में अजीब तरह का दर्द था। शांति ने आहिस्ता से कहा, महेंद्र मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, तुम इंसान से वहशी बन गए हो। शांति, शांति अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम दरवाजा तो खोलो। उसकी आवाज कांप रही थी जैसे वो बहुत दूर से बोल रहा हो। उसकी आवाज सुनकर शीला भी जाग उठी और हसरत से अपनी माँ को देखने लगी। फिर अपने डैडी की आवाज सुनकर अपनी मम्मी से बोली, मम्मी बाहर डैडी खड़े हैं, अब दरवाजा क्यों नहीं खोलती? और शांति बोली, शीला तुम सो जाओ, शाबाश। और शीला हैरत से अपनी मम्मी को देखते हुए फिर अपने बिस्तर पर दराज हो गई। महेंद्र थक हार कर वहां से हट गया और शांति की ख्वाबगाह में जाकर जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और फिर बाहर निकल गया। उसका अंग अंग प्यासा था और उसके बदन में अजीब सी सनसनाहट दो रही थी। वो तेजी से एक तरफ जा रहा था। सड़कें सुनसान पड़ी थी, सर्दियां अरूज पर थी। आसमान पर ठठरते चांद तारे जमीन की तरफ हैरत से देख रहे थे। हर तरफ एक खुलनाक सन्नाटा था, मगर महेंद्र तेजी से सन्नाटे का सीना चीरता हुआ अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए एक तरफ जा रहा था। और फिर एक फुटपाथ पर एक दुकान के छब्बे के नीचे सिकड़ी सिमटी फुटपाथ पर वो कुछ देखकर ठटक कर रुक गया। वो एक 12-13 साल की खूबसूरत लड़की थी जो एक बूढ़ी औरत के साथ फुटपाथ पर एक दुकान के छज्जे के नीचे सुकड़ी सिमटी सो रही थी। वो दोनों यकीनन भिखारन थी। महेंद्र ने जल्दी से आगे बढ़कर उस लड़की के मुंह पर अपना हाथ रखा और फिर उसे अपने बाजू में उठाकर एक तरफ भाग निकला। लड़की शायद गहरी नींद सो रही थी, इसलिए कुछ देर तक उसे कुछ पता न चला कि वो कहाँ है। लेकिन जब होश आया तो उसने चीखने की कोशिश की, मगर महेंद्र की गिरफ्त हाथी सख्त थी। कुछ देर के बाद वो लड़की को लेकर एक वीरान सी हवेली में दाखिल हो रहा था। हवेली बड़ी पुरअसरार थी। हर तरफ चमगादड़ें उड़ रही थी और मकड़ियों के जाले तने हुए थे। बहुत खौफनाक और दहशतनाक माहौल था। मुझे यहाँ क्यों लाए हो तुम? लड़की ने खौफजदा आवाज में पूछा। मगर महेंद्र के बदन में सनसनाहट दौड़ रही थी और प्यास में इजाफा हो रहा था। वो जल्द से जल्द अपनी प्यास बुझाना चाहता था। लड़की ने चीखते हुए मज़ाहमत की, मगर महेंद्र ने एक हाथ मारकर उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर के बाद महेंद्र की प्यास बुझ चुकी थी, बदन की सनसनाहट खत्म हो गई थी और खून की गर्दिश थम चुकी थी। अब वो सोच रहा था कि इस लाश का क्या करे। फिर अचानक एक ख्याल ने उसके बदन में एक बार फिर खून की गर्दिश तेज कर दी, लेकिन फिर वो पुरसुकून हो गया और इस ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए सोचने लगा। कुछ देर के बाद वो हवेली में से एक जंग आलूद खंजर और एक बोरी ढूंढने में कामयाब हो गया। उस खंजर से उसने लड़की की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस बोरी में वो टुकड़े भरकर अपने घर की जानिब चल दिया। घर आया तो उसकी बीवी शांति अभी तक शीला के कमरे में थी। उसने तंजिया मुस्कुराहट से उस कमरे की तरफ देखा और बोरी को लेकर बावर्ची खाने में आ गया। फिर बोरी में से लड़की के जिस्म के सारे टुकड़े निकालकर फ्रिज में रख दिए और एक टुकड़ा निकालकर भूनने लगा। कुछ देर के बाद वो मजे ले लेकर लड़की का गोश्त खा रहा था। उसे एक अजीब सी तमानियत महसूस हो रही थी। जिंदगी में पहली बार महेंद्र ने इतना मजेदार गोश्त खाया था। इंसानी गोश्त इतना मजेदार होता है, इसका अंदाजा उसे पहली बार हो रहा था। फिर वो अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह उसकी आंख शांति की चीख सुनकर खुली। वो उसकी चीख सुनकर तेजी से आवाज की तरफ बढ़ा। बावर्ची खाने में शांति फ्रिज में रखे लड़की के टुकड़ों को गू रही थी। महेंद्र ने आगे बढ़कर शांति के शानों पर हाथ रख दिए। ये क्या है महेंद्र? शांति ने खौफजदा अंदाज में फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए पूछा।
महेंद्र कुछ देर खामोश रहकर आयशा से बोला, कुछ नहीं, बस एक लड़की के जिस्म के टुकड़े हैं। रात अचानक से एक कत्ल हो गया था। मैंने सोचा कि इस लाश का क्या करूंगा, लिहाजा मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं यही गोश्त खाऊंगा, बस इसे यहाँ ले आया। रात इसका एक टुकड़ा मैंने भून कर खाया था, बड़ा मजेदार था। इतना मजेदार कि जिंदगी में ऐसा गोश्त कभी नहीं खाया। तुम भी खा के देखो। शांति उसकी बात सुनकर लरसती आवाज में बोली, महेंद्र, महेंद्र, तुमने इंसानी गोश्त खाया है? हाँ, और अब फिर खाऊंगा। तो मेरे नाश्ते में एक टुकड़ा इस गोश्त का पका कर लाना, और हाँ देखो, किसी को इस बात का इल्म ना होने देना, वरना मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा और फिर पुलिस मुझे फांसी पर चढ़ा देगी। शांति ने खौफ से उसे देखा। उसे महेंद्र से कितनी मोहब्बत थी, कितनी चाहती थी वो तो उसके जन्म जन्म का देवता था। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो इस बात का जिक्र किसी से ना करेगी। चौथी रात एक बार फिर महेंद्र को अपने बदन में सनसनाहट दौड़ती महसूस हुई और शिद्दत से प्यास लगने लगी। वही अजीब सी प्यास, खून की गर्दिश तेज हो गई थी। कुछ देर तक वो खामोशी से करवटें बदलता रहा और फिर बेकरार होकर तेजी से शांति के कमरे की तरफ बढ़ गया। शांति के पहलू में लेटकर उसने शांति को अपने बाजू में भर लिया और उसके सीने पर अपने होंठ रखकर दांत गाड़ने की कोशिश करने लगा, मगर शांति एक झटके से दूर हट गई। महेंद्र, आज फिर वही हरकत, शांति ने रुखासी और जज्बात से लबरेज आवाज में कहा। लेकिन महेंद्र ने जवाब दिए बगैर दोबारा उस पर छलांग लगा दी और शांति एक बार फिर अपने कमरे से निकल भागी और शीला के कमरे में घुसकर दरवाजा बंद करके हाँफने लगी। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा जो कि बेखबर सोई हुई थी। शांति ने एक चादर अपने बदन के गिर्द लपेट ली और शीला के बिस्तर पर आकर लेट गई। बाहर से महेंद्र की आवाजें आ रही थी। वो उसे दरवाजा खोलने का कह रहा था, लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला। फिर महेंद्र की आवाजें आना बंद हो गई और चंद लम्हों के बाद शांति को महसूस हुआ कि जैसे कोई बाहर का दरवाजा खोलकर बाहर गया हो। शांति ने आंखें मूंदकर अपना सर तकिए पर रख लिया। दूसरी सुबह फ्रिज खोलते ही एक बार फिर शांति की चीख ने महेंद्र को जगा दिया, लेकिन अब वो बिस्तर से उठकर बाहर नहीं आया। शांति हामती हामती उसके कमरे की तरफ बढ़ी और उसे जागता पाकर लरसती हुई आवाज में बोली, तुमने दूसरा कत्ल भी कर दिया है? वो पुरसुकून अंदाज में बोला, हाँ, मगर देखो, मुझे सख्त किस्म की नींद आ रही है, प्लीज कुछ देर सोने दो। और शांति खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। फिर जब थोड़े थोड़े वक्फे के बाद शहर में लड़कियां पुरइसरार तौर पर गायब होने लगी तो सारे शहर में खौफो खिरास फैल गया। पुलिस हरकत में आ गई और जगह जगह छापे मारे गए, मगर हर तरफ से नाकामी। लोगों ने अपनी अपनी लड़कियों पर घरों से रात के बाद निकलने पर पाबंदी लगा दी। पुलिस के दस्ते रात भर शहर में गश्त करने लगे, लेकिन अगवा करने वाले मुजरिम महेंद्र अभी उनकी नजरों से दूर था। पुलिस अभी तक कोई खास सुराग ना लगा पाई थी। अलबत्ता उन्हें एक वीरान हवेली से अगवा होने वाली लड़कियों के कुछ फटे हुए कपड़े और खून के धब्बे जरूर नजर आए थे, जिनसे उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो तमाम लड़कियां कत्ल हो चुकी हैं। मगर उनकी लाशें कहाँ गई? कातिल कौन है? इस सिलसिले में पुलिस अभी तारीकी में थी। अखबारात मुसलसल चीर रहे थे, लोग परेशान थे। पुलिस कातिल की तलाश में दिन रात मसरूफ थी और कातिल अपने कमरे में बेचैन और मुस्तरिब था। कई रोज से वो बहुत बेचैन और बेकरार था। उसके बदन में सनसनाहट दौड़ रही थी, सारा बदन कांप रहा था। उसे सख्त प्यास लग रही थी, वही अजीब सी प्यास। उसे अब तो प्यास के साथ भूख भी लग रही थी। उसका हलक खुश्क हो गया था। उसने कितने ही गिलास पानी के पी लिए, खूब जी भर के तहा तहा के खाने खाए, मगर जब से इंसानी खून और इंसानी गोश्त उसके मुंह को लगा था, उसे कोई और चीज अच्छी नहीं लगती थी। उनका जायका उसे बहुत लजीज मालूम होता था। शांति अलग परेशान थी। वो दिन रात अपने कमरे में बंद रहती, शीला को भी कमरे में बंद रखती, लेकिन रात वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गई और महेंद्र उसके कमरे में आ गया। फिर भागने के तमाम रास्ते मसदूद करके वो शांति के जिस्म से खेलने लगा और चंद लम्हों के बाद वो शांति के बदन से खून पीने में मसरूफ था। शांति ने मुदाफत की, मगर आज उसकी मुदाफत कमजोर थी। वो कई रोजों से महेंद्र को बेचैन और बेकरार और परेशान देख रही थी। उससे महेंद्र की ये परेशानी देखी नहीं जा रही थी और आज उसने खुद को महेंद्र के रहमो करम पर छोड़ दिया था। वो दर्द से तड़पती रही, कराहती रही, सिसकती रही, मगर महेंद्र को मना नहीं किया।
एक रात फिर महिंदर अपनी प्यास बुझाने के लिए शांति की खाबगाह में दाखिल हुआ, मगर उसकी प्यास नहीं बुझी। शांति के जिस्म का सारा खून वो पहले ही पी चुका था। वो दीवानावार इधर उधर फिरने लगा। उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी और सनसनाहट बदन में फैलती जा रही थी। वो अब बाहर नहीं जा सकता था। सारे रास्ते मसदूद थे और प्यास बुझाने का कोई जरिया नहीं था। लेकिन अचानक वो चौंक पड़ा। अभी एक जरिया था। वो तेजी से शांति की तरफ झिपका। शांति ने खौफ से आंखें बंद कर ली, मगर वो उसकी तरफ मुतवज्जे होने लगी। बल्कि उसकी तरफ मुतवज्जे होने की बजाय तकिए के नीचे कुछ तलाश कर रहा था और फिर वो तेजी से बाहर निकल आया। शांति ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर कमजोरी के बायस वो गिर पड़ी। महिंदर तेजी से शीला के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। कमरे के सामने पहुंचकर उसने हाथ में पकड़ी चाबियों में से एक चाबी निकालकर दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। अंदर शीला बेखबर सो रही थी। महिंदर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा तो वो हैरत से कुछ ना बोली। फिर खौफजदा अंदाज में बोली, डैडी डैडी ये आप क्या कर रहे हैं? वो अपनी मम्मी को आवाजें देने लगी। खाबगाह में पड़ी शांति ने अपनी बेटी की चीखें सुनी तो वो सब कुछ समझ गई। वो तेजी से उठने की कोशिश करने लगी, मगर कमजोरी के बायस एक बार फिर गिर पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर टेलीफोन अपने करीब खिसकाया और लरसती कांपती उंगलियों से नंबर डायल करने लगी। हेलो पुलिस स्टेशन। और कुछ देर के बाद उसके घर के सामने पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थी। चंद पुलिस वाले महिंदर को पकड़कर एक गाड़ी की तरफ लेकर जा रहे थे और दूसरी गाड़ी शांति और शीला को लेकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गई। दूसरे दिन अखबारात पूरी तरह से चीख रहे थे। उन्होंने वाकयात की तफसीलात बहुत बढ़ा चढ़ाकर शाये की थी, जिसकी वजह से सारे मुल्क में सनसनी फैल गई थी। और जब पुलिस को पता चला कि सब कुछ एक फिल्म जिंदा लाश की वजह से हुआ है, तो हुकूमत ने फौरन उस फिल्म की नुमाइश को ममनू करार देकर उसकी तमाम कापियों को जला दिया।